बेटा यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझने हैं आपको, एक एक वर्ड समझाऊंगा। जितनी भी पीपीटी हैं आपकी सब आपको ऑनलाइन क्लास में मिलने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ से आपका पेपर 1 शुरू होता है बेटा। पेपर 1 नेट जेआरएफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। टीचिंग, टीचिंग क्या होती है बेटा, और एप्टीट्यूड क्या होता है। टीचिंग है आपका शिक्षण, और एप्टीट्यूड है अभियोग्यता या दक्षता। इस यूनिट के माध्यम से एनटीए आपका असेसमेंट कर रहा है कि आप हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बनने के बाद आपका क्लासरूम में कितनी अच्छी एबिलिटी होगी कि किस तरीके से आप बच्चों को हैंडल करोगे। इस यूनिट के अंतर्गत क्या चीज़ें आती है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है क्लास में और किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे, उन चीज़ों का ट्रेनिंग आपको यहाँ दिया जाता है। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द टीचिंग, किस तरीके से हैंडल करोगे। पनिशमेंट को बिल्कुल नहीं करना है, फिजिकल पनिशमेंट तो बिल्कुल ही बैन है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें 1.1, पूरे 1.6 तक के सिलेबस में बटी हुई है आपकी, यानी कि इस यूनिट में 6 पॉइंट है आपके, 6 पॉइंट के तहत आपका पूरा सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड का कवर होने वाला है। शिक्षण, अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो जो इसमें आएंगी बेटा। उद्देश्य, टीचिंग के उद्देश्य क्या हैं और शिक्षण के स्तर क्या हैं। एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी हैं, और विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, विद्यार्थी और शिक्षक से क्या मूल अपेक्षाएं रखी जाती हैं, उन चीज़ों को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। आपके पास नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं। ठीक है, एक एक वर्ड समझते चलना, जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं हाईलाइट कराऊंगा। शिक्षण के 3 आधारभूत आयाम हैं। आधारभूत का मतलब है बेसिक, और बेसिक का मतलब होता है बेटा जिसके बिना काम नहीं चलता हो। इसमें एक मैंने डेफिनेशन करवाई थी पोवर्टी की। पोवर्टी, गरीबी क्या होती है, जब कोई व्यक्ति अपनी और अपने आश्रितों की बुनियादी आवश्यकताएं, ध्यान रखना बेटा, बुनियादी मतलब कि जिनके बिना काम नहीं चल सकता, दैट इज द बेसिक नीड। और यहाँ पे बेसिक क्या है, आधारभूत आयाम क्या क्या है, शिक्षक है, छात्र है, और पाठ्यक्रम है, विषय है या सिलेबस है। जब भी कोई टीचिंग का प्रोसेस चलता है तो इन 3 कंपोनेंट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी, टीचर की, स्टूडेंट की, और जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जा रहा मटेरियल, उसमें पाठ्यक्रम हो सकता है, विषय हो सकता है। ये प्रक्रिया जो इन 3 कंपोनेंट से मिलकर के चलती है, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। ठीक है, टीचर परिस्थिति है, स्टेटस है, और शिक्षण आपका रोल है, ये भी ध्यान रखना। शिक्षक एक परिस्थिति है और शिक्षण उसका रोल है। ठीक है, तीनों से मिलकर के आपकी टीचिंग प्रोसेस चल रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है शिक्षण का, कि जो शिक्षण की प्रक्रिया के थ्रू हम पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में जो नॉलेज है उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया से क्वेश्चन बनता है बेटा, प्रोसेस से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे रिपीट किया गया है उसे देख लेना एक बार। शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता क्या है, शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता और शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता। देखो, अब ये क्वेश्चन आपका प्रक्रिया से है। शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता क्या होगी और शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता होगी। थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज है बेटा, अभी आपको कुछ पढ़ाया नहीं और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, बट इसमें तुम्हारी मेंटल एक्सरसाइज है। शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता है नॉलेज, तब आपके पास ज्ञान होगा, तभी आपका जेआरएफ होगा, नेट होगा, और तभी आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए। बट जब आप क्लासरूम में जाते हो तो आप क्या काम करते हो, शिक्षण। ध्यान रखना, यहाँ से प्रक्रिया से मतलब क्या है, प्रक्रिया का ध्यान रखना, प्रक्रिया से क्वेश्चन बनता है। प्रोसेस ऐसे चलता है बेटा, टीचिंग इज ए प्रोसेस। प्रक्रिया, प्रक्रिया कहाँ से चलती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। और कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी पहले कॉम्प्लेक्स कर लीजिएगा उसके बाद में सिंपल कर लो। जैसे मकान बनाने की प्रक्रिया है, इसी तरीके से आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, बिल्कुल नींव से चलना होता है। आप कहो सर पहले क्वेश्चन करा दो, ये थ्योरी बाद में पढ़ा देना, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रक्रिया हम 0 से चल के 100 तक चलते हैं बेटा, इस तरीके से प्रक्रिया चलेगी और प्रक्रिया से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिक्षक की बुनियादी आवश्यकता होगी ज्ञान, और शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता होगी रुचि। इस पे 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट करके आया है बेटा, समझ में आपको तब आएगा जब इसे पढ़ लोगे आगे। तो प्रक्रिया से क्वेश्चन आता है बेटा। शिक्षण एक प्रक्रिया है जो सतत कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस से कैसे क्वेश्चन बनता है आपका, कितने प्रकार है एजुकेशन के,
3। तो ऐसे क्यों कह रहे हो? इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल। अब आपका बताया ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, दैट इज द फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी बेटा इसी तरीके के साथ फॉर्मल कंट्रोल भी आता है। एक अपनी टेबल बना लेना, उसमें ये क्लासिफाइड कर लेना। फॉर्मल कंट्रोल में इंस्ट्रूमेंट क्या है? पुलिस स्टेशन। लोग इस वजह से कोई क्राइम ना करते हैं कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो ये आपका क्या है? फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है इसका, सामाजिक नियंत्रण का। तो आप देखोगे, आप एक वर्ड लिखोगे सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है बेटा? लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। और सामाजिकरण एजुकेशन से, टीचिंग से थोड़ा व्यापक स्तर पे जाता है। जब मैंने पहले आपको पढ़ाया था इसमें, तो देखो यहाँ पहले सतत को कर लेते हैं। सतत का मतलब आप कंटिन्यू सीखते हो, सतत तरीके से सीखते हो। कभी फॉर्मल सीख रहे हो, फैमिली में इनफॉर्मल सीख रहे हो, और डिस्टेंस एजुकेशन इसमें आता है जब ऐसी शिक्षा जिसमें कि दोनों के गुण मिल रहे हैं, वो सेमी फॉर्मल कहला रही है। जब भी इस दुनिया में आप रहते हो, दुनिया में संपर्क स्थापित होता है थ्रू द सेंसेस, किसका? किसी भी व्यक्ति का, तो वो सीखने की प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। इसी को ही हम कहते हैं कि शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, सीखने की कंटिन्यूअस जो लर्निंग प्रोसेस है, ये आपका शिक्षण के थ्रू है। यह एक जटिल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, आपसे पूछा जाता है कि मैथ कॉम्प्लेक्स है या सोशल साइंस कॉम्प्लेक्स है, तो आपका आंसर होता है ज्यादातर बच्चों का जी मैथ कॉम्प्लेक्स, जबकि मैथ सिंपल है और सोशल साइंस कॉम्प्लेक्स है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक होता है बुक व्यू। बुक व्यू का मतलब है कि जो किताब में अर्थ दिया गया है वो तो आपको करना ही है। यहाँ पे आपको जो हम डेली जो हम वर्ड का मतलब निकालते हैं, वो हमारा ओरिजिनल नहीं होता, वो पर्टिकुलर समाज से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल को भी आप डेली यूज करते हो, मैं तो फॉर्मलिटी सी कराई थी, वहां पे गई थी। ठीक है, तो बुक व्यू ही आपको करना है, शब्दों का अर्थ जो है बुक के उससे निकालना है, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जटिल का मतलब क्या है यहाँ पे कि टीचर वही है, टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ाया जा रहा है, बट आपका टेस्ट में स्कोर अलग अलग आएगा। 50 में से किसी के 35 हैं, किसी के 45 में, किसी के 48 हैं, और किसी के 18 ही क्वेश्चन रह जाते हैं। तो क्या है टीचिंग? यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल का मतलब इसमें वेरियस फैक्टर डिसाइड करेंगे आपकी नॉलेज को गेन करने के लिए। इसमें मेरी बैकग्राउंड, मेरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी मैथोलॉजी, प्लस आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी आपको इफेक्ट करेगी लर्निंग के लिए। तो इसलिए कहते हैं टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सामाजिक, सांस्कृतिक और आचार संबंधी प्रक्रिया है। आचरण पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। मोरल एजुकेशन, सोशल, कल्चरल और मोरल रिलेटेड क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें एक सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक मानवीय मूल्यों का विकास, आचार विचार बदलाव के लिए विद्यालयी उपकरण अर्थात तत्कालीन सामाजिक संगठन से सीधे सीधे संबंधित होती है। टीचिंग का जो मोड है वो बदलता रहता है आपका। यहाँ पे आपका विद्यालय उपकरण आया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। बेटा हाईलाइट करते रहना, जिसको पता नहीं है, जिसे पता है वो बिल्कुल मत करना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यालय किस प्रकार का उपकरण है, तो दैट इज द फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट है? फॉर्मल। अब जो हमारा देखो, एक वो बनाओ आप, ज्ञान, ठीक है, शिक्षण, शिक्षा, सामाजिकरण, और इसमें लिखो समाज। पूरा गोला बना लेना बेटा, ये तो मैंने शॉर्ट उसमें बनाया है। नॉलेज, शिक्षण, शिक्षा, सामाजिकरण और समाज। ध्यान से समझना, सोसाइटी की नेचर है बेटा डायनेमिक। डायने मतलब कि सोसाइटी हमारी बदलती रहती है, सोसाइटी के अंदर परिवर्तन हो रहा है। सोसाइटी का परिवर्तन नहीं होता, सोसाइटी के अंदर परिवर्तन हो रहा है। अब जैसा सोसाइटी के अंदर परिवर्तन होगा, ऐसे ही नॉलेज हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसीलिए शिक्षण की पद्धति भी हमारी बदलती रहती है टाइम टू टाइम। इसीलिए आप कहोगे वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में इनफॉर्मल एजुकेशन थी। आप देखोगे वहां डिग्री वगैरह इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट आज डिग्री इंपॉर्टेंट है।
और सेवरल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, नॉन अटेंडिंग में आपको डिग्री दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ना कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति था, बट आज के टाइम में क्या है, जीविका का निर्वहन करना या पैसे प्राप्त करना या आजीविका के क्षेत्र को ये प्राप्त करने के लिए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। तो ये क्या है, तत्कालीन सामाजिक संगठन से सीधे सीधे संबंधित होती है। हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरीके का होगा, ये उस समय की परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, स्थिति पर डिपेंड करेगा। इसमें से कोई वर्ड ऐसा हो जो आपकी समझ में नहीं आया हो, इवन दो सोशलाइजेशन भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना। सोशलाइजेशन इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, जन्म से मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। ये शिक्षा से ज्यादा व्यापक है। ठीक है बेटा, कोई इसमें ऐसा वर्ड है जो आपकी समझ में ना आया हो, इससे आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। ये भी बनता है, ये भी बनता है आपका, इससे भी बनता है। जटिल का मतलब ये होता है कि जिसका हम इजीली एकदम से एक्सेस ये ना बता सके कि भाई ये होगा तो ये होगा। सोशल साइंस में क्या है, आपकी सोसाइटी में स्वागत करने के तरीके अलग अलग हैं, पनिशमेंट करने के तरीके अलग अलग हैं, बट फिजिक्स में एक नियम है। तो फिजिक्स आपका सिंपल है और सोशल साइंस आपकी कॉम्प्लेक्स है। या मैथ आपका 2+2 है, कहीं आपने सुना 2+2 10 हो गए, नहीं हुए ना, तो 2+2 क्या होंगे, 4 ही रहेंगे सभी समाज में, चाहे अमेरिका चले जाओ चाहे इंग्लैंड चले जाओ। बट यहाँ आप देखोगे यहाँ का वे ऑफ बिहेवियर अलग है और यूएसए में चले जाओगे वहां आपका व्यवहार अलग होगा। ठीक है, तो कोई इश्यू तो नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में। चले आगे, ओपनली डिस्कशन कर लेना बेटा, कोई वर्ड ना छूट जाए, इन वर्ड से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, एक पॉइंट नोट कर लो बेटा, सबसे ज्यादा आपका इफेक्टिव टीचिंग को लेकर के क्वेश्चन आता है। इफेक्टिव टीचिंग क्या है बेटा, जो यहां सेंडर है टीचर और ये रिसीवर है छात्र, इसमें बदलाव लेकर के आना चाह रहा है। इसके थ्रू, टीचिंग के थ्रू। ये बदलाव जितना एक्यूरेट होगा, जितनी परसेंटेज ज्यादा होगी, उतना ही हमारा शिक्षण सफल होगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये शिक्षक, टीचर, स्टूडेंट में बदलाव लेके आना चाह रहा है। ठीक है, किसके माध्यम से, संचार इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कम्युनिकेशन, जो मैं अभी कर रहा हूं आपको। मैं यहाँ सेंडर हूं, आप रिसीवर हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। इफेक्टिव टीचिंग कैसे होगी, व्यक्ति, मेरा पर्सनल बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड, कार्य क्षेत्र से संबंधित, तीनों ही जगह का स्ट्रेस लेवल या कैसा एनवायरमेंट है, फ्रेंडली एनवायरमेंट है, ये आपका प्रभावित करेगा। किनका, टीचर एंड स्टूडेंट बोथ। ध्यान रखना, पहले जब हम पढ़ाते थे तो हम कहते थे कि शिक्षक की बैकग्राउंड, शिक्षक की बैकग्राउंड के साथ साथ स्टूडेंट की फैमिली बैकग्राउंड भी टीचिंग लर्निंग को प्रभावित करेगी। सपोज दैट आप घर से लड़ करके आ गए, आज मम्मी ने खाना नहीं दिया, तो फिर देखोगे ना तुम्हारा दिमाग पेट में भूख लग रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या पढ़ लोगे आप, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो पर्सनल, फैमिली एंड जो वर्क पहले से आपका, उससे रिलेटेड एनवायरमेंट आपकी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है। बौद्धिक कारक, विषय का ज्ञान, किसी भी टीचर का विषय का ज्ञान कितना है वो आपकी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव करेगा। अगर उसे नॉलेज है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्लास में बहुत अच्छा होगा। यहाँ से आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। कोई टीचर बड़े जोर जोर से पढ़ा रहा है, स्पीड से पढ़ा रहा है, तो क्या हो सकता है कि हो सकता है उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर नॉलेज कम हो, ठीक है, या लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो। तो ये मैथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, आपकी क्लास है, क्लास में ज्यादातर बच्चे पास हो गए, तो किसका कंट्रीब्यूशन है, अच्छा टीचर है, अच्छी मैथोलॉजी है। और कभी कभी ऐसा है कि टीचर बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट की नॉलेज बड़ी अच्छी है, बट उस रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो टीचर को चाहिए कि वो अपनी मैथोलॉजी को चेंज करे, पढ़ाने का मेथड चेंज करे। तो यहाँ पे क्या है, बौद्धिक कारक के साथ साथ विषय का ज्ञान और मैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए। ठीक है बेटा, ये टीचर का ही है। साइकोलॉजिकल कंडीशन, पक्षपात व अन्य कारक। यहाँ पे एक चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, प्लेसिबो इफेक्ट। टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर एक आइडियल होना चाहिए, जिसे कि देख करके आप कहो कि हाँ जी हमारे टीचर हैं। इतना बिलीव आपको होना चाहिए, टीचर जो कहे उसे आप इंटरनलाइज बिल्कुल आंख बंद करके करो। ऐसा ना हो कि टीचर ने पढ़ाया और आप मोबाइल पे देखने लगे। तो जितना लेक ऑफ
कॉन्फिडेंस होगा, टीचर में आस्था कम होगी, सिस्टम में आस्था कम होगी, उतना ही आपका लर्निंग प्रोसेस कम होगा। ध्यान रखना बेटा, एक प्रोसेस से समझा रहा हूं मैं आपको यहाँ कैसे। पूरी डेफिनेशन अभी आने वाली है आपकी। ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये इक्वल है यहाँ पे, तो यहाँ आपकी ये क्या है, नॉलेज कहां तक, फुल, और बच्चे में ये है, तो नॉलेज का फ्लो इधर से इधर को रहेगा। इसी को ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण। अब प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, आप एक अच्छे रिसीवर हैं, ये ग्रहण कर रहे हो आप, ये पाइप जो है ना रिसीव करने वाला, जितना कम होगा उतना ही आपको कम आस्था होगी, और जितना आप अच्छे तरीके से रिसीव करोगे, इसका मतलब है कि आप ओपनली चीजों को रिसीव कर रहे हो। आपके माइंड में टीचर एक आइडियल है, ये एक आदर्श है। अब ये क्या करता है, आपकी क्लास में भेदभाव कर देता है किसी भी आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किस क्षेत्र के आधार, किसी भी आधार पर भेदभाव करता है। तो आपका जो एक आदर्श है ये, तो ये आदर्श नहीं रहेंगे, इनकी बुराई करने लगोगे आप, ये क्रिटिसाइज करने लगोगे, और आप जो ये बात कहेंगे उसमें इफ बट जोड़ने लगोगे, और ये सीखने की प्रक्रिया आपकी धीमी पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, आप एज इट इज रिसीव नहीं करोगे। इसी को ही बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारक में सबसे बड़ा क्या है, अगर शिक्षक क्लास में पक्षपात कर रहा है किसी भी बिहाफ पर, तो बच्चा उसके प्रति सोचता है तार्किक तौर पे कि भाई ये टीचर कैसे हैं। कई बार देखोगे टीचर से पढ़ना पसंद नहीं करता, कितना ही अच्छा टीचर हो, क्यों, क्योंकि टीचर की इमेज वहां गड़बड़ होगी। तो टीचर से उम्मीद ही की जाती है कि टीचर आदर्श हो बच्चे के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। सामाजिक कारक, गुजरात महाराष्ट्र में गणित की जगह वाणिज्य पढ़ाया जाता है। आप देखोगे हम पूछते हैं स्कोप किस चीज का है, किसका स्कोप है, मतलब कि जैसा आपकी सराउंडिंग सिचुएशन होगी उसी सब्जेक्ट को आप चूज करोगे, उसी क्षेत्र में आप एक्सपर्टाइजेशन लेके जाओगे। यहाँ पे इपिस्टेमोलॉजी वर्ड भी लिखोगे। मैंने आपको एक दिन बताया था, पर्सनालिटी इज इक्वल टू एनवायरमेंट मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर। ये एनवायरमेंट डिसाइड करेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। अब आप क्रिमिनोलॉजी में एमएससी कर रहे हो, साइबर लॉ में आप लॉ का एलएलएम एक्सपर्टाइजेशन हो रहा है आपका, तो एनवायरमेंट डिसाइड करेगा। अब साइबर क्राइम ज्यादा हो रहा है तो उसे कर रहे हो, सोशल मीडिया का कोर्स कर रहे हो आप, तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो एनवायरमेंट ने आपके विषय को निर्धारित कर दिया। ऐसे ही यहाँ बताते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में गणित की जगह वाणिज्य पढ़ाया जाता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है और वहाँ सीए का स्कोप ज्यादा है, ठीक है बेटा। वातावरण का यहाँ पे मैंने बताया, पर्सनैलिटी इक्वल टू एनवायरमेंट मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर। किसी भी क्षेत्र का एनवायरमेंट आपको मोटिवेट करेगा टू लर्निंग। जैसे कि आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो कोचिंग में क्या है, आपको कंपटीशन दिखाई देता है, ठीक है, तो उस कंपटीशन के तहत आपको ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। मोटिवेशन का मतलब समझते हो बेटा, क्या है मोटिवेशन? किसी चीज को देख करके कितने प्रकार की है बेटा, आंतरिक, बाह्य। आपने ये बताइए, किसी चीज को देख करके इंस्पायर होना, भाई सर के यहाँ जेआरएफ इतने हैं, मुझे भी मेरा भी फोटो यही होना चाहिए, ये एक्सटर्नल। इंटरनल ये है कि जब आपने कहा मुझे तो करना ही करना है सर, मुझे आपके यहाँ इसलिए कोचिंग ज्वाइन करना है कि मुझे जेआरएफ चाहिए ही चाहिए, अंदर से स्ट्रांगनेस है, ये आपका इंटरनल होगी। अब दूसरा सकारात्मक, नकारात्मक, इससे क्वेश्चन बनता है बेटा। और सकारात्मक, नकारात्मक, एक आता है आपका निषेधात्मक। निषेधात्मक तो शिक्षा भी आएगी आप, इन दो पे फोकस करते हैं बेटा। सकारात्मक में जब आपको कोई शाबाश कहता है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 50 में से 16 नंबर आए, बहुत बढ़िया है, तो ये आपका सकारात्मक हो गया। तुम्हें लगता है 16 भी बहुत होंगे सर, हो सकता है टफ पेपर दे दिया हो। नकारात्मक क्या है, जब आपके 45 आने पे भी ये कहते हैं बस 45 आए हैं 50 में से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, उसे लिख लेना आप। क्या क्वेश्चन है कि किस वर्ग के बच्चों के लिए नकारात्मक उत्प्रेरणा उपयुक्त होती है? उच्च
मध्यम और निम्न। ध्यान रखना बेटा, मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए नकारात्मक उत्प्रेरणा उपयुक्त होगी। अगर आपने 45 लेके आए और मैंने कह दिया बस 50 में से 45, तो कहोगे सर मैं कल से आने की ना हूं, तुम्हें क्या चाहिए मेरे से, ठीक है। तो देखोगे निम्न वाले को हमने बोल दिया, जिसके 15-16 आए नंबर, तो हमने कहा बस इतने ही आए हैं, तो कहेगा कि शायद मेरे से कुछ आता ही नहीं है, मुझे कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करना, मैं नहीं आ रही। तो मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है नकारात्मक उत्प्रेरणा। जैसे कि जिसके 30 आए हैं, 50 में से जिसके 30 आए हैं उसे हम कह सकते हैं अरे भैया ये क्या है, वो कह रहा जी चलो अगली बार में 40 ले आता हूँ, करता हूँ मैं प्रयास, तो वो प्रयास करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है बेटा जो समझ में ना आया हो? एक एक वर्ड लेके चलना है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। एनवायरमेंट की यूनिट का एक एक वर्ड कराने वाला हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से। चलें आगे। जिस बच्चे ने एक एक वर्ड कर लिया तभी आप जा करके क्वेश्चन कर पाओगे। डेफिनेशंस, आपकी परिभाषाएं, ये आपको बना लेना है। सभी डेफिनेशन इससे रिलेटेड है। फिलिप्स कहते हैं कि शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय विषय ज्ञान का संग्रह है। एजुकेशन पे एक पूरी वीडियो आपको रिकॉर्ड करके सोशियोलॉजी में भी मिलने वाली है, उसे भी मैं लिंक भेज दूंगा, आप देख लेना आराम से। शिक्षा वह संस्था है, ये संस्था पता नहीं होगा आपको, जिसका केंद्रीय विषय ज्ञान का संग्रह है। शिक्षा पुरानी पीढ़ी द्वारा, ओल्ड जनरेशन, कहाँ ट्रांसफर करिए नॉलेज? न्यू जनरेशन को। वयस्क, इसे अल्पवयस्क को, ठीक है। तो क्या है, नॉलेज का ट्रांसफर करना है। शिक्षा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के लिए। कहाँ पे कर रहे हैं शिक्षक? कहाँ पे? विद्यालय में। कहाँ पे? विद्यालय में या महाविद्यालय में या यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है बेटा। इमाइल दुर्खाइम, वयस्क पीढ़ी द्वारा ऐसे लोगों पर डाला गया प्रभाव जो अब तक वयस्क जीवन के लिए तैयार नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु में उन मौलिक, बौद्धिक और नैतिक, इसे अंडरलाइन कर लेना बेटा, मोरल विशेषताओं का विकास करना है जो उसे संपूर्ण समाज और पर्यावरण के अनुकूलन के लिए आवश्यक है। इसमें एक वर्ड ये भी है बेटा, बताएगा कोई बच्चा अनुकूलन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग, अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेना, ठीक है। दैट इज प्रोसेस नोन एज एडेप्टेशन प्रोसेस। और अगर आप में एडेप्टेशन नहीं है, देखो स्टेटमेंट असर्शन आते हैं आपके, जैसे जैसे आप एजुकेटेड होते चले जाओगे एडेप्टेशन की प्रक्रिया आपकी बढ़ती चली जाएगी। जीवों में भी यही है कि जो एडेप्टेशन रखेगा वही जीवित रहेगा। मेंढक का एक मैं आपको बताता हूँ उदाहरण, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो मेंढक अपने आप को ज़मीन के 1.5-2 फुट नीचे ले जाता है और बिल्कुल साइलेंट तरीके से अंडरग्राउंड हो जाता है, तब तक परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो जाएं। और जैसे ही पहली बारिश होगी, पीले पीले मेंढक निकलते हैं ना, वो देखेंगे आपने, वो जमीन के नीचे से निकल के आए हैं, 1.5-2-2.5 फुट तक चले जाते हैं। वो सुस्त अवस्था काल बोलते हैं उसे। एक बार भोजन ग्रहण किया और वो वहां चला जाता है, ठीक है। वो कुछ नहीं करता उसमें, वो बिल्कुल साइलेंट है। इसलिए कहते हैं ना, जब बीजेपी की सरकार आई कि माफिया लोग अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंड होने का मतलब जमीन के नीचे चले गए वो। तो अनुकूलन की प्रक्रिया ये होती है बेटा, अगर अनुकूलन नहीं करता कोई भी जीव, तो वो क्या है, वो सरवाइव कर नहीं पाएगा ज्यादा दिन तक। तो जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते चले जाते हैं, तो हमारा जो एडेप्टेशन की प्रक्रिया है, माइंड जो है तार्किक भी होता चला जाता है। इमाइल दुर्खाइम ये कहते हैं, इमाइल दुर्खाइम की डेफिनेशन में की वर्ड जो है आपका नैतिक विकास है बेटा। और सब्जेक्ट में भी एजुकेशन की डेफिनेशन आती है, जब से एनटीए ने 2018 में आपका सिलेबस में बदलाव किया है, जब से मेन सब्जेक्ट में भी इसको डाला है। तो इमाइल दुर्खाइम अगर आता है और उसका कुछ चीज आपको पता नहीं है, मोरल एजुकेशन को पॉइंट आउट कर लेना, नैतिक शिक्षा, नैतिक मोरल क्वालिटीज को प्रमोट करना। थॉमसन, शिक्षा वह वातावरण के प्रभावों का समन्वित रूप है जिसके द्वारा मनुष्य उत्तम गुणों का विकास करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चले आगे बेटा। देखो पूरी डेफिनेशन जितनी आपकी दी गई हैं, इंग्लिश में ज्यादा दी गई हैं, गांधी जी, अरविंदो, विवेकानंद, ये सब आपको वहां पे कोट करे हुए मिलेंगे। सभी का मतलब क्या है, यहाँ पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को नॉलेज ट्रांसफर की जा रही है। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी सोशल सर्कमस्टांसिस हैं, ये सामाजिक जो परिस्थितियां, ये भी हमारी एजुकेशन को प्रभावित करेंगी। कोविड से पहले आपका ऑफलाइन चल रहा था, ठीक है, कोविड आया तो ऑनलाइन हो गया, ठीक है।
क्यों हुआ ऑनलाइन? आप देखोगे कैसी सामाजिक संरचना बदली। कितने ही इंटेलिजेंट टीचर लोग हैं, बट अगर जैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया तो वो सिस्टम से बाहर हो गए और पूरा एजुकेशन सिस्टम कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में आ गया और जो इंटेलिजेंट टीचर लोग होते थे वो उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इस तरीके से सामाजिक संरचना बदली है। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पार्सन्स इंपॉर्टेंट है बेटा। पार्सन्स स्कूल को सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं, ये मैंने आपको करा दिया है। पार्सन्स ने एक आपका दिया है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था। ऊपर संस्था वर्ड भी आया है, जिस बच्चे को ना पता हो साइड में लिख लेना, अलग से एक्सप्लेन करा दूंगा। प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं, ध्यान रखना अच्छे। वो है प्राथमिक संस्था, थोड़ा सा आगे तक बढ़ रहा हूं बेटा मैं, विभाग। और द्वितीयक संस्था इन्होंने बताया है क्या है, और इन्होंने एक टर्म ली है कि ये द्वितीयक संस्था प्राथमिक संस्था के लिए सेफ्टी वॉल का कार्य करती है। सेफ्टी वॉल, सेफ्टी वॉल समझते हो बेटा? प्रेशर कुकर में होता है सेफ्टी वॉल, जो आपकी प्रेशर कुकर को ढकने का कवर होता है, उसके नीचे देखोगे एक चकोर सा होता है। वो कभी कभी अगर आपका जो प्रेशर कुकर से जो वाष्प है वो रिलीज नहीं हुई तो वो फट जाता है, तो कुकर फटने से बच जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल इसलिए लगाया जाता है। अगर देखोगे किसी व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ जाकर के सेटिस्फेक्शन ले लेता है वो, और यहाँ से ये संस्था आपकी बची रहती है। तो ये प्राथमिक संस्था को, द्वितीयक संस्था को प्राथमिक के लिए सेफ्टी वॉल का कार्य बताता है, और इसने ही प्राइमरी इंस्टीट्यूशन और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन दिए हैं। और एक और पॉइंट नोट करो इसका, फादर ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी, चिकित्सा समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। और इन्होंने एक टर्म दिया सिक रोल, सिक रोल। हिंदी में बोलते हैं इसे रुग्ण भूमिका। बीमारी की अवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म की गई भूमिका सिक रोल कहलाती है। अच्छा टॉपिक है पार्सन्स का। आपसे मर्टन, अगस्त कॉम, टीमाइल दुर्खाइम ये समाजशास्त्र के विचारक हैं, पार्सन्स भी समाजशास्त्र के हैं। ये स्कूल को सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं। केंद्रीय का मतलब क्या है बेटा? सेंस समझने की कोशिश करना। किसी भी बच्चे के सामाजिकरण में स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है, बट आपके सोशलाइजेशन में मल्टीपल एजेंसी काम करती हैं, फैमिली इसमें एक इंपॉर्टेंट है। इवान इलीच, बुक लिख लो इनकी, डी स्कूलिंग सोसाइटी, निराशावादी चिंतक हैं आपके। स्कूल को दमनकारी संस्था कहा है और बच्चे का स्कूल से भाग जाना पलायनशीलता है। डी स्कूलिंग सोसाइटी, डी स्कूलिंग सोसाइटी, इवान इलीच, बच्चे का स्कूल से भाग जाना पलायनशीलता। अब यहाँ पे आपके बहुत सी चीजें कराऊंगा बेटा, इतना सब्जेक्ट मैटर है मेरे पास ओरली कि आपको बहुत अच्छे यहाँ से मिलेंगी चीजें। एक आपका मिड डे मील आया 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील आया। आप देखोगे ये दमनकारी संस्था कहा है, तो अब इसका रूप बदल दिया हमने, और यहाँ पे के लिए आए हैं प्ले स्कूल। जॉयफुल लर्निंग, स्ट्रेसफुल लर्निंग का रिप्लेस हो गया है जॉयफुल लर्निंग का, ठीक है। अब खाना भी मिल रहा है वहां पे, तो बच्चा स्कूल जा रहा है। स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया कि बच्चा स्कूल में जाएगा। संडे में भी पूछता है बच्चा कि आज स्कूल क्यों नहीं जाना है, क्योंकि संडे संडे क्यों आता है, यानी कि उसका स्कूल में मन लग रहा है। तो इवान इलीच कहता है स्कूल एक दमनकारी संस्था है, यहाँ से पलायनशीलता है, और इन्होंने कहा है कि बच्चे की स्वतंत्र ग्रोथ को बाधित करती है। कौन? जब वो देखोगे ना, जब एक नया बच्चा स्कूल में जाता है तो बड़ा हेल्दी था, वो गोलू मोलू सा था, थोड़े दिन पीछे वो सूखने लगा, तो पड़ोसी पूछते हैं भाई क्या हुआ बच्चे को, कि ये स्कूल जाने लगा। ये तो स्कूल जैसे जाने लगेगा, तो स्कूल क्या करता है बेटा, ध्यान रखना, स्कूल क्या करता है। आप देखोगे ईंट बनने का प्रोसीजर देखा आपने, पहले मिट्टी है, मिट्टी को अच्छे तरीके से कूटा जाता है, कुटाई होती है उसकी, फिर उसे अच्छे तरीके से मेल्ट किया जाता है, फिर उसे एक फ्रेम में क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, दबाया जाता है। जितने अच्छे से उसे दबाया जाएगा इतनी अच्छी फिनिशिंग उसमें आएगी। तो जो व्यक्ति है, जो एक ये बच्चा है, शिशु जो है,
ये मिट्टी है, इस पे जितना प्रेशर पड़ेगा ये एक फ्रेम के तहत, इतना ही आदर्श नागरिक बन के वो निकलेगा। यहाँ आपके बड़े श्लोक हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि गुरु कुम्हार है और जो शिष्य है वो घड़ा है। ठीक है ना, पूरा श्लोक दिया हुआ है इसमें संस्कृत में कि वो बाहर से जो थपकी मारता है उसके खोट निकालता है वो। बट आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि आज तुम्हें अगर डांट दिया जाए तो कल तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे यहाँ। अरे सर ने मुझे तो ये कह दिया था, मैं अब आने की नहीं। तो देखोगे ना कि ये एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का है जैसे ईंट बनती है बेटा। ठीक है, और शिष्य गुरु की संज्ञा कुमार की है और छात्र की जो है वो घड़े की है। और ध्यान रखना, पहले एजुकेशन सिस्टम में जो आज भी जॉब कर रहे हैं, जो रिटायर होने में वाले हैं, वो आज भी अपने गुरु के पास जाते हैं। बट आज एक ऐसा सिस्टम ऐसा बदला है कि यहाँ गुरु नहीं है, शिक्षक हैं सब लोग। शिक्षक मतलब आपकी लाइफ में कितने लोग आए, कितने ने आपको पढ़ाया, बट गुरु कोई नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप मानते ही नहीं हो। आज एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पैसे खर्च करो और शिक्षा प्राप्त करो और जी नमस्ते होगी, फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो देखोगे बेटा, ये इवान इलीच स्कूल को दमनकारी संस्था कहते हैं। जीविका है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। अब यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है, हमने यहाँ ये इधर कोई दिखाया नॉलेज ट्रांसफर होना, बच्चा भी हमें सिखाता है। जब आप जेआरएफ के लेवल पर जाओगे तब आप हमें भी क्वेश्चन बताओगे, सर एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तब समझ लेना कि बच्चा जेआरएफ के स्कोर पे जा चुका है। ये म्यूचुअल इफेक्ट डलता है, इसलिए आप देखोगे जो एक्सपीरियंस टीचर होता है वो ज्यादा क्वालिटी रखता है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। ठीक है बेटा, मोरिसन शिक्षण एक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब अंतः क्रिया। ध्यान रखना, एक टीचर अगर बहुत अच्छा है वो अपने एक एक स्टूडेंट के बारे में अच्छे तरीके से जानता है। इंटरेक्टिव प्रोसेस है, जितना इंटरेक्शन होगा उतनी स्मूथली प्रक्रिया चलेगी। और ध्यान रखना, मैंने अनुभव की है चीजें। आप रोड पे गाड़ी चलाते हो, बहुत अच्छे ड्राइवर हो, आपका जो अनकॉन्शियसली इंटरेक्शन हो रहा है, बराबर वाला जो ड्राइवर है जो आपके साइड में वो गाड़ी निकाल के लेके जा रहा है, दोनों का इंटरेक्शन है। कि इंटरेक्शन का मतलब कि आपको आइडिया है कि वो इतनी दूरी पर अपनी गाड़ी टर्न करेगा, और देखोगे ना स्मूथली चल रहा है। जहां हमारे इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता है वहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो टीचर क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है और बच्चे के लगभग हर एक चीज को जानता है। और ध्यान रखना, जब टीचर क्वेश्चन पूछता है क्लास में तो उस बच्चे से क्वेश्चन पूछता है जिससे उसे उम्मीद है कि ये इस चीज को नहीं जानता। तो इंटरेक्शन प्रोसेस ये है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आत्मीय संबंध है। एडमंड कह रहे हैं शिक्षक के अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है। शिक्षक और छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। टीचिंग का जो प्रोसेस की बात की गई है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? इंपोर्टेंट आपकी इसमें पार्सन्स है, दुर्खीम है, दोनों को अच्छे तरीके से कोट कर लेना। आपका शिक्षा दर्शन दिए यहाँ पे बेटा। फिलोसफी के कुछ वर्ड आते हैं, यथार्थवादी। अब आपकी आती है अप्रोच। अप्रोच का मतलब उपागम। उपागम का मतलब है हाउ टू सी। अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच कैसी है? ये दुनिया हमें एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। शादी से पहले घर वाले यूज करेंगे, शादी के बाद पत्नी यूज करेगी, और शादी होने के बाद जब पोते पोती हो जाएंगे फिर वो यूज करेंगे। और एक ये देखो बेटा, यही तो अप्रोच है। अप्रोच यही तो है। एक व्यक्ति कह रहा कि इस दुनिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक व्यक्ति कह रहा मैंने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं इसी चीज को तो बताना चाह रहा हूं, अप्रोच, हाउ टू सी। तुम किस तरीके से देखते हो, नजरिया कैसा है आपका, यही चीजें हैं बेटा। यथार्थवादी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का समर्थन करना, रियलिस्टिक अप्रोच है, लॉजिकल। यहां आपके इमोशंस को कम प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि साइंटिफिक चीजों को ज्यादा, तार्किक को। आप देख लेना, हमारा जो व्यवहार है दो चीजों से मिलकर बना है, तार्किक प्लस अतार्किक। महसूस करना बेटा इसे, इक्वल टू सोशल लाइफ। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जाते हैं ये बढ़ता चला जाता है और ये घटता चला जाता है। मॉडर्न भी नहीं, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं। भी बहन भाई के रिलेशन देखना, छोटे से हैं जब बहन अपने सारे टॉय भाई को दे देती है, बट जब उसके बच्चे हो जाते हैं देखना
कई बार रिलेशन में देखा गया कि भाई बहन के यहाँ जाने से मना कर देता है, मैं नहीं जाने का जी, मतलब खत्म है जी हमारा तो बिल्कुल। तो तार्किक एक्टिविटी वो है जो माइंड के आधार पे चलती हैं, और अतार्किक वो है जो किसके आधार पे चलती हैं, भावनाओं के आधार पर चलती हैं। और आज एक आपका यहाँ पे है मैक्स वेबर का लोहे का पिंजरा, लोहे का पिंजरा, आयरन केज थ्योरी है बेटा। जब किसी की लाइफ में तार्किकता ज्यादा हो जाती है और अतार्किकता या भावनात्मकता की कमी आ जाती है, दिस काइंड ऑफ लाइफ पैटर्न नोन एज आयरन केज थ्योरी दी गई है मैक्स वेबर के द्वारा। और ध्यान रखना बेटा, जैसे जैसे हम तार्किक होते जाते हैं तो भावनात्मक संबंध हमारे कम होते चले जाते हैं। जो आपकी पोस्ट कॉलोनी है, वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो तरसते हैं इस चीज को कि हम किसी के साथ अपने आइडियाज, अपने थॉट, अपने विचार शेयर करें, अपनी मेमोरी शेयर करें। उन्हें कोई नहीं मिल रहा, अपनी बात कहने के लिए उनके पास कोई व्यक्ति नहीं है। और वो लाइफ ही आपकी आयरन की थ्योरी है, ऐसी लाइफ जिसमें कि हमें लगता है कि हम एक पिंजरे में कैद हैं। ठीक है ना बेटा, इसलिए तो लोग गांव की लाइफ को प्रेफर करते हैं, खाया पिया और अपना जाके 10-20 लोगों में शाम तक अपना गॉसिप किया और अपना आगे नमस्ते करके, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, लोगों के साथ शेयरिंग होने को अच्छा मिल रहा है। ऐसी शहरी एरिया में तार्किकता ज्यादा बढ़ रही है और अतार्किकता कम होती जा रही है। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, हमारी लाइफ में समस्या कब आएंगी, जहां हमें तार्किकता निभानी है। कल भी मैंने आपको एक चीज बताया था, जहां तार्किक रिलेशन निभाने वहां तार्किक ही निभाने चाहिए आपको, भावनात्मक नहीं होना चाहिए। और जहां भावनात्मक होना चाहिए वहां तार्किक नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम का कारण ये है, जहां तार्किक होते हैं वहां भावनात्मक, और जहां भावनात्मक वहां तार्किक हो जाती है, तभी प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में। ठीक है बेटा, यथार्थवादी समझ गए, प्रकृतिवादी। देखो यहाँ ह्यूमन और नेचर की हम बात करें, नेचर ह्यूमन को गवर्न करती है, ये प्रकृतिवादी है। प्रकृति के अकॉर्डिंग इस ह्यूमन की आदतें निर्धारित होंगी, तो ये प्रकृतिवादी दृष्टिकोण है। प्रकृति ही ज्ञान का निर्धारण करती है, कह सकते हैं प्रकृति हमारी संस्कृति का निर्धारण करती है। अगर हम कहें ह्यूमन नेचर को गवर्न करता है, ये आपके एनवायरमेंट में है पर्यावरण निर्धारणवाद और पर्यावरण नियतिवाद। ठीक है, आदर्शवादी यहाँ पे देखोगे, अगर हम कहें कि आइडियाज और माइंड, माइंड हमारे आइडियाज को गवर्न करेगा, ये तो तार्किक है। और अगर कहें कि आइडियाज माइंड को गवर्न कर रहे हैं, तो ये आदर्शवादी है। विचार ही प्रकृति का निर्धारण करते हैं, ऐसे कह देंगे आइडियाज नेचर को गवर्न करते हैं। तो ये आपके अप्रोच हैं, उपागम है, हाउ टू सी, आप कैसे देखोगे इस दुनिया में, आप किस तरीके से देखते हो। पॉजिटिव भी देख सकते हो, नेगेटिव भी देख सकते हो। और ध्यान रखना, इस अप्रोच से ही आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। कैसी अप्रोच है आपकी, आपका कोई दुश्मन है, ठीक है ना, वो आपका वास्तव में बहुत बड़ा दोस्त होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप बहुत तेज दौड़ने वाले बन गए, क्योंकि उसने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की, आपके सामने समस्याएं ऐसी क्रिएट की जिससे कि आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो गई। ठीक है ना, मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादातर कहते हैं कि जो आपके घर के सामने गड्ढा खोदता है वो आपकी जंपिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। आपको कूदना नहीं आता था, उसने गड्ढा खोदा, आप कूदने लगे, और हो सकता है आप लॉन्ग जंप के कंपटीशन में गोल्ड मेडल ले आए। तो देखोगे ना कि जो सामने वाला है आपको परेशान करने के लिए परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है, और आपके एफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। शिक्षा, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो एजुकेशन को हम कोट करते हैं वो सभी एस्पेक्ट को कोट किया जाता है शिक्षा के लिए। हमने कल भी जिक्र किया था कि किसी बच्चे के 98% मार्क्स हैं, बट वो उसका व्यवहारिक पक्ष अच्छा नहीं है। जिसके 80% है उसका व्यवहारिक पक्ष अच्छा है, तो हम कहेंगे वो ज्यादा एजुकेटेड है। ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट में आएगा क्या क्या, नैतिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास। ठीक है, उच्च शिक्षा में अध्यापन का वांछनीय परिणाम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आया है। उच्च शिक्षा में अध्यापन का वांछनीय परिणाम मतलब कि क्या अपेक्षा की जाती है आपसे, कि आपके स्वतंत्र विचारों का ग्रोथ होना चाहिए एजुकेशन में। ठीक है, स्वतंत्र विचार आपके, हायर एजुकेशन की बात हो रही है बेटा, ध्यान रखना नेट के पेपर में आपकी अनकॉन्शियसली हायर एजुकेशन की बात हो रही है, उच्च शिक्षा के स्तर पर। और अगर टेट का ही पेपर आप दे रहे हो तो वहां चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ोगे। चलें आगे, प्लेटो, स्वतंत्र इच्छा वृद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक है मोटिवेशन, जो मैंने आपको बताया।
ठीक है। अध्यापन का उच्चतम स्तर क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें सबसे ज्यादा आप लर्निंग किस में करोगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। हाँ हाँ हाँ, तो ये मोस्ट वेलकम। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, शिक्षण व्यवसाय को अपनाकर क्या प्राप्त होता है? आदर प्राप्त होता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचिंग जो है इसमें आप क्यों आए? क्योंकि ये क्या है? मोस्ट रेपुटेटेड आपकी क्या है? सेक्टर है। इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या है? सम्मान मिलता है। शिक्षक को अनिवार्यतः क्या होना चाहिए? उपाय कुशल और सहभागी प्रवृत्ति का। यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सहभागी या सहयोगी प्रवृत्ति कब होनी चाहिए? अब आपकी क्लास चल रही है, आप मेरे से 10 क्वेश्चन पूछो, 20 क्वेश्चन पूछो, मुझे बतानी चाहिए। बट एग्जाम के टाइम पर आप पूछने लगो, जब मैं आपको टेस्ट दूं सर इसका आंसर बताओ, तो मुझे आपको सहयोग नहीं करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है बेटा सिचुएशन को लेकर के। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर महिलाएं ज्यादा क्यों पढ़ाने के लिए आती हैं? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंसी उनमें ज्यादा होती है। मेल और फीमेल का अगर कंपैरिजन करें तो फीमेल ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंसी रखती है, इसने उनके अंदर ज्यादा होता है। और यहाँ पे बेटा नोट कर लेना, पिंक कॉलर इसके साथ साथ ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब के साथ साथ व्हाइट कॉलर क्राइम भी लिख लेना बेटा। ये सभी टर्मोलॉजी जो आपको आती है तो ठीक है, वरना जिसे नहीं आती वो पूछ लेना। पिंक कॉलर जॉब, यहाँ पे एक फेमिनिस्ट अप्रोच में बताता हूं आपको। महिलाओं को समाज में अक्सर वो सेक्टर दिए गए हैं जिसका कोई ज्यादा वेज नहीं मिलता है। ज्यादातर पैट्रियार्की सोसाइटी में मेल के द्वारा वो सभी पोस्ट ऑक्यूपाई की गई हैं जिन पे अच्छा पेमेंट मिलता है। ठीक है। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है किसमें? स्किल डेवलपमेंट में। सपोज दैट आपको बाइक सीखनी है, गाड़ी सीखनी है, और हम आपको यहाँ पे थ्योरी वाली क्लास करा रहे हैं, तो आप नहीं सीख पाओगे। जब तक आप खुद करके नहीं सीखोगे तो मौखिक मार्गदर्शन आपका कम प्रभावी होता है किसमें? स्किल डेवलपमेंट में। स्किल कब डेवलप होंगी? जब आप लर्निंग बाय डूइंग करोगे। शिक्षण में पाठ्य योजना, पाठ्य संगठन, प्रस्तुति, विश्लेषण, मूल्यांकन, पुनरावृत्ति, ये आपके स्टेप्स हैं बेटा। इसका क्वेश्चन आ जाता है सही क्रम का चयन कीजिए। तो पहले शिक्षण में पाठ्य योजना क्या पढ़ाना है? रात मैसेज बोल दिया था आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड के अपने नोट्स लेके आना। पाठ्य संगठन बता दिया, 1.1 का पॉइंट चल रहा है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन, आपका प्रस्तुतिकरण चल रहा है। इसके बाद है विश्लेषण, एक एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, ये विश्लेषण है। मूल्यांकन जो आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद पुनरावृत्ति जो रिवीजन होगा आपका, जहां तक आपने चीजें स्टडी नहीं की हैं उनको दोबारा से पॉइंट आउट करना। ठीक है बेटा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी पहली क्लास है। एक एक पॉइंट समझाते हुए चलूंगा, समझ के चलना बेटा। इसके बाद आपको क्वेश्चन करने, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आपकी पीपीटी कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।